me start recording now? Okay, yes everyone. So today we are going to talk about the second part of surface chemistry, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि surface chemistry में अब सिर्फ दो ही portions जो हैं वो आप लोगों को तैयार करने हैं as per CBSE syllabus is concerned. और कल हमने एड्सॉर्प्शन को रिवाइज किया था, आज हम कोलॉइड्स के बारे में रिवाइज करेंगे. पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें से वो क्वेश्चन है कि कोलॉइड्स आर नॉट substances but state of matter. Justify the statement. क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसको जस्टिफाई कैसे करना है? तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ठीक है. Crystalloid as well as colloid. When sodium chloride is dissolved in water, अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, it behaves as crystalloid, क्योंकि यहाँ से जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनता है, पूरी तरीके से ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है. बट when NaCl is dissolved in acetone, it behaves like colloid. यानी कि एक ही सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड दोनों की तरह से बिहेव कर सकता है. ट्रू सॉल्यूशन भी बना सकता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बना सकता है. इसका मतलब तो यही हुआ कि जो कोलॉइड है वो कोई सब्सटेंस तो होते ही नहीं है, वो तो कोई भी स्टेट हो सकती है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है. एग्जाम्पल के साथ ही आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. आगे समझ में? हाँ जी, लेट्स मूव ऑन. इसके बाद फिर कोलॉइड्स में आता है कि कोलॉइड जो है वो कैसे बने हैं. वो बने भाई डीपी और डीएम से बने हैं. अब ये डीपी क्या है और डीएम क्या है? डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम. यानी ये एक तरह का आपका सॉल्वेंट है और ये एक तरह का आपका सॉल्यूट है, आप ऐसे मान सकते हो. इसमें से जो अब बाकी जो सारा क्वेश्चंस बनते हैं कोलॉइड्स के वो बनते हैं टाइप्स के ऊपर. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इट्स टाइप्स. ओके. जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम. फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. इसमें से एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, तो आपके जो एमसीक्यूज वगैरह की प्रिपरेशन आपने करनी है वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. कैसे क्वेश्चन होंगे? जैसे कि ये मैं यहाँ लिख देती हूँ डिस्पर्स फेज, ये मेंशन कर देते हैं यहाँ डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड. गैस इन गैस नहीं होगा क्योंकि गैस इन गैस is always a true solution. It cannot be, it can never be a colloid. तो गैस इन गैस इसमें मेंशन नहीं होगा. अब इनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं, बाकी इनके एग्जांपल्स हैं. सॉलिड इन सॉलिड का कोई स्पेशल नेम नहीं है. अगर सॉलिड इन लिक्विड की आप बात करते हो तो उसको सिंपली सोल कहते हैं, SOL, सोल. ठीक है. तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे एक्वो या एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल, अल्कोसोल. इसका क्या मतलब है कि लिक्विड्स, इन दोनों, ये एक्वा और हाइड्रा तो एक ही बात है. वाटर हो गया, आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर है, और एल्कोसोल का मतलब है जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है वो अल्कोहल है. ठीक है. क्लियर? ठीक है. डिस्पर्जन मीडियम इज गैस. Then is liquid in solid. Liquid in solid has a special name. It is known as gel. Liquid in liquid is known as emulsion. Liquid in gas is also known as aerosol. ठीक है. Gas in solid, इसका एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड फोम या फिर प्यूमिक स्टोन. गैस इन लिक्विड, foam, leather,
These are the examples. तो क्वेश्चन बेटा कैसे आ सकता है, जैसे मैं इसका बहुत बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ बटर, या व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ क्लाउड, मिस्ट. ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो है इसका डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है. अब जैसे अगर अपन क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में हम जानते हैं कि वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एयर के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाती हैं. ठीक है, एयर इज गैस और ये लिक्विड, तो लिक्विड इन गैस हो गया, राइट. तो इस तरीके से आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम विद द स्पेशल नेम्स, क्योंकि कभी कभी इनडायरेक्टली भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एरोसोल, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जेल. तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है. इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, या लिक्विड इन लिक्विड, या फिर लिक्विड इन गैस. इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड में आ जाते हैं. सेकंड है on the basis of forces of attraction between DP and DM. तो यहां से भाई दो तरह के आपके कोलॉइड्स बनते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक और एक होते हैं लायोफोबिक. बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन आने लगा है. पहले तो बड़ा सिंपल से ऐसे पूछ लेते थे, राइट डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक लायोफोबिक, तो कोई भी बच्चे दो डिफरेंस याद कर लेते थे, बहुत हो जाते थे. ठीक है, लेकिन अब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए आपको एक एक चीज इसमें से पढ़नी पड़ेगी. लायोफिलिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. इन लायोफोबिक वीक फोर्सेस बिटवीन डीपी एंड डीएम. ठीक है, लायोफिलिक के अंदर जो सोल्स होती हैं रिवर्सिबल होती हैं, बड़ी आसानी से बन भी जाती हैं, बड़ी आसानी से अगर खराब हो गई है तो दोबारा बना सकते हो, मिक्स करना है तभी बन जाएगी. लायोफोबिक इरिवर्सिबल होती हैं. लायोफिलिक स्टेबल होती हैं, बनाने के बाद आसानी से खराब नहीं होती. लायोफोबिक अनस्टेबल होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं. जैसे मेडिसिन वगैरह होती हैं वो आपकी लायोफोबिक हैं. कुछ कुछ मेडिसिन तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है विद इन 7 days, विद इन 10 days, विद इन 15 days ऑफ ओपनिंग द बॉटल, है ना. तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट आता है नो स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. यहां कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओनली स्पेशल मेथड्स. They are liquid loving colloids. They are liquid hating colloids. ठीक है, जो लायोफिलिक रहते हैं उनको, उनमें जब विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी इज हायर देन डिस्पर्जन मीडियम. यहां विस्कोसिटी इज almost same as dispersion medium. Surface tension is less than dispersion medium. Here surface tension is almost same as dispersion medium. ठीक है, यहां से ये डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग या वीक होती है. इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोलॉइड. पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. तो वो स्टेटमेंट ठीक है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है. ठीक है, अगर लायोफिलिक कोलॉइड मिलाया है तो विस्कोसिटी बढ़ती है, सरफेस टेंशन कम होती है. तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये अच्छे से तैयार करने हैं बेटा, छोड़ना नहीं है कुछ भी. ओके, देन यू कैन पुट एन एग्जांपल. जैसे यहाँ हो जाएगा आपका स्टार्च सोल लायोफिलिक है, और सल्फर सोल या गोल्ड सोल, ये सब आपके क्या है, दे आर ऑल लायोफोबिक. इसके बाद इसमें से फिर तीसरा जो आता है बच्चों, वो है ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स. अब यहां से जो है ये दो तरह के आपके, वैसे तीन बनते हैं लेकिन दो में डिफरेंस आता है.
मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स और मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कौन से होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, इनका खुद का ही मास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये मल्टी मॉलिक्यूलर कैसे होते हैं? लो मॉलिक्यूलर मास वाले, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो मैक्रोमोलिकुलर है ये वाले ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर। मल्टी मॉलिक्यूलर कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब आप पूछोगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा? यहाँ से बेटा डिफरेंस ही आता है। ये राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन या राइट डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड मल्टी मॉलिक्यूलर, तो आप कोई भी 2 पॉइंट याद कर सकते हो। ओके, फिर से एग्जांपल में, फिर से मैं वही लिख रही हूँ, स्टार्च, सोल, और यहां मैं लिख रही हूँ फिर से सल्फर, सोल। सेम एग्जांपल रिपीट करने से क्या होगा? आपको याद रहेंगे। ओके, जो मैक्रोमोलिकुलर है इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, लेकिन जो मल्टी मॉलिक्यूलर होते हैं इनके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अंडरस्टूड? सो एवरीवन, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के बाद जो इसमें से एक क्वेश्चन पुट अप होता है, दैट इज रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब ये जो है 2 साल से मैं देख रही हूँ ये क्वेश्चन आ रहा है, कोलॉइड्स की प्रिपरेशन के मेथड्स। उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड्स के ऊपर हमें फोकस करना है, ओनली केमिकल मेथड्स। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड ओवर ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, यानी एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इसमें से H2S गैस पास करोगे तो क्या होगा? आपको लगेगा ये तो कोई पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। जैसे आप पूरा सिलेबस जब तैयार कर लोगे, कंबाइंड टेस्ट के लिए पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक कोलॉइड बनाएगा। होगा क्या? इट विल फॉर्म HBr विच इज एक्वस, और साथ में आ जाएगा सल्फर। अब ये जो सल्फर है ना, ये वाटर के अंदर डिस्पर्स रहेगा, तो यहाँ सल्फर सोल बन जाएगा। ओके, दिस इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से जैसे AuCl3 है आपके पास, इसमें आपने SnCl2 डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। इसे तो गोल्ड की सोल में कन्वर्ट कर देगा, ये एक्वस था, ठीक है, गोल्ड सोल बन जाएगी, Au से Au सोल, और ये खुद हो जाएगा SnCl4। Getting it? So in this way we have to prepare the chemical methods, methods of preparation। सिर्फ और सिर्फ chemical methods के ऊपर ध्यान देना है। कराने को तो और भी methods हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इसके इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ मेटल के सोल आप बना सकते हो, ओनली फॉर मेटल सोल, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, या निकल, कोबाल्ट, आयरन, किसी भी मेटल का बना सकते हो, लेकिन बनाओगे सिर्फ और सिर्फ मेटल का, और किसी भी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये। यानी अगर आप इसे सल्फर का सोल बनाना चाहो तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। कोई ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाना चाहो नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बना सकते हो? मेटल का सोल बना सकते हो। आगे समझ में? देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से टर्म आता है, और वो है पेप्टाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। Peptization. What is peptization? Let us define. Method of preparation of colloid by using from freshly prepared precipitate by adding suitable peptizing agent। ये डेफिनेशन है, ठीक है। अगर पेपर बहुत आसान होता है तो पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन डायरेक्ट आती है। अब एक और तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है,
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, भाई जैसे पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे AgI के PPT बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। अब AgI में अगर और KI एक्सेस में डाल दिया, यानी दोनों को मिला रहे हो, एक चीज एक्सेस में ले रहे हो, KI को एक्सेस में ले रहे हो, तो इसका मतलब किस तरह का कोलॉइड बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर AgNO3 प्लस KI इन एक्सेस, कोलॉइड तो बनेगा, विच टाइप? ये समझने के लिए आपको एक टॉपिक और करना पड़ेगा और वो है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसको मैं अभी पेंडिंग छोड़ देती हूँ, वापस आ जाएंगे इसी के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। प्रॉपर्टीज, पहली चीज पार्टिकल साइज कितना होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर। दूसरी बात, देखने में लगेंगे लेकिन होते कैसे हैं, हेट्रोजीनियस। हो सकता है देखने में लगे होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हेट्रोजीनियस है। पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दे शो टिंडल इफेक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई एक और यहां से, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light by colloidal particles, ठीक है। और इसी टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या बना है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बना है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। दूसरी बात, टिंडल इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, क्या कंडीशन है। पहली बात, द वेवलेंथ यानी लैम्डा, जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल टू द पार्टिकल साइज, जो कि कोलॉइडल पार्टिकल का सही साइज है, वेवलेंथ के हिसाब से होता है, इसी वजह से टिंडल इफेक्ट होगा। और दूसरा, देयर मस्ट बी डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं होंगे टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। और ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स के केस में और सस्पेंशन के केस में भी हो जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं तो कोलॉइड्स के केस में ये दोनों चीजें फिजिबल हैं, इसलिए कोलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपके पास एक मिल्क का सॉल्यूशन है, एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, दोनों में से कौन सा टिंडल इफेक्ट करेगा, ठीक है। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए हो गया मिल्क, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। What is the answer? The answer is milk. Why? Because milk is a colloid. It is an emulsion. ये एक colloid का example है। NaCl in water is a true solution. जो true solution होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Brownian motion. What is Brownian motion? Important. Zigzag movement of colloids या colloidal particles, ठीक है, is known as Brownian motion. अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि इसका यूसेज क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन। जैसे टिंडल इफेक्ट की एप्लीकेशन थी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ब्राउनियन मोशन की एप्लीकेशन है इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। ये कोलॉइड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि पार्टिकल्स लगातार इधर उधर घूमते रहेंगे, सेटल नहीं होंगे, इसका मतलब कोलॉइड स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं। जैसे आपका सस्पेंशन अनस्टेबल होता है ना, थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल, कोलॉइड के पार्टिकल नहीं बैठते। So that is the fifth property. Next is
चार्ज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से पहला क्वेश्चन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स, दो तरह के कोलॉइड्स हो गए, ऑलरेडी 3 पढ़ चुके हो, एक और कैटेगरी आ गई, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज मतलब डीपी पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज, यहां पर डीपी पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर डीपी पे नेगेटिव और पॉजिटिव है तो जो इनका डीएम है उसके ऊपर उल्टा चार्ज होगा, तो डीएम हैज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा डीएम हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने जरूरी हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। भाई जितने भी आपके सल्फाइड होंगे ना, सल्फाइड्स, वो सारे के सारे नेगेटिव, और जितने भी ऑक्साइड्स वो पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स हैं ये। इसके अलावा जो आपका स्टार्च है वो नेगेटिव, और जो हीमोग्लोबिन होता है यानी ब्लड, वो आपका पॉजिटिव। ओके, तो ये आप इसमें से याद रख सकते हो एग्जाम्पल्स की फॉर्म में। अब ये मैं यहाँ से वापस से यहीं पे आ रही हूँ, जो मैंने एक टॉपिक बीच में छोड़ा था उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये पता चलेगा। क्वेश्चन ये था, जो कोलॉइड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा। तो बेटा ये डिपेंड करेगा जो आपने एक्सेस में लिया है उसमें ऐसा कौन सा आयन है जो आपके कोलॉइड से मैच खाता है उसके ऊपर। अगर Ki डाला तो पोटेशियम तो इसमें है नहीं, लेकिन आयोडीन तो है। आयोडीन पे कौन सा चार्ज है, माइनस का, तो ये जो कोलॉइड बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। और अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में लिया है तो इन दोनों को मिलाने से AgI तो बनना ही है, राइट। AgI में सिल्वर एक्सेस में है तो सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अब की बार कोलॉइड कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। ये आपको ऐसे आंसर देना है। समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, चार से में ही रिलेटेड है जो, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? मूवमेंट ऑफ colloidal particles under influence of electric field। colloidal particles का मूवमेंट होना इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रोफोरेसिस होने से होगा क्या, particles will settle down। indirect question, what will happen when light is passed through colloidal solution, Tyndall effect। what will happen when current is passed through colloidal solution, particle will settle down due to electrophoresis। ये डेफिनेशन है डायरेक्ट। इनडायरेक्टली उल्टा पूछेंगे कि करंट पास करोगे तो क्या होगा, तो भैया इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से क्या हो जाएगा, पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल पे चार्ज है। यही चार्ज स्टेबिलिटी शो करता है, यही चार्ज ब्राउनियन मोशन का भी कारण है। पार्टिकल एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, लगातार धकेलते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, मूव करता रहता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये दो हैं चार्ज से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बुक खोलोगे तो आपको इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी मिलेगा, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, वो भी सही है, गलत नहीं है। ऑस्मोसिस का फिनोमिना अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी हो जाएगा ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस पता है ना सबको, सॉल्यूशंस में पढ़ा है आप लोगों ने, तो यू कैन गो फॉर इट। मूविंग ऑन, द लास्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कोएगुलेशन। एक और नाम सुनो इसका, फ्लॉक्यूलेशन। दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। व्हाट इज कोएगुलेशन? पेप्टाइजेशन का उल्टा है ये, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग colloids into precipitate by adding suitable
chemical is known as coagulation. ठीक है, क्लियर? जो कोएगुलेशन करने का और भी तरीका है भाई, केमिकल डालने के अलावा सॉल्यूशन को ठंडा करके भी कर सकते हो. ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन को इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो कि हो जाए. इसके अलावा उसको चर्न कर सकते हैं, जैसे कि ये लस्सी से और दही से और मक्खन निकालते हैं, तो वो भी क्या है, सेंट्रिफिकेशन. वो भी एक तरह का कोएगुलेशन करने का तरीका. इतनी जोर जोर से घुमाते हैं कि पार्टिकल बीच में आके सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के अल्टीमेटली एक दूसरे में चिपक जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो द रीजन, दैट कैन बी ऑल्सो डन. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल. अब यहां से एक रूल आएगा, हार्डी-शल्स रूल. ये क्या चीज है? हार्डी-शल्स रूल के अकॉर्डिंगली कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या आई शुड से राइट लाइक के, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. जितना ज्यादा चार्ज होगा कोएगुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी. कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. जब आप कोई केमिकल सब्सटेंस मिलाते हो, यानी कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिलाते हो, तो जिस तरह का कोलॉइड है उससे ऑपोजिट आयन काम करेगा. अगर आपके पार्टिकल्स, कोलॉइड आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो वहां पर काम करेंगे पॉजिटिव आयंस. ठीक है, और पॉजिटिव आयंस में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसे कम यूज करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मुझे स्टार्च के सोल को कोएगुलेट करना है कंप्लीटली, तो स्टार्च के सोल को कंप्लीटली कोएगुलेट करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. क्योंकि स्टार्च एक नेगेटिव कोलॉइड है, तो यहाँ काम करेगा पॉजिटिव आयन. जितना ज्यादा चार्ज उतनी कोएगुलेशन वैल्यू कम, यानी मुझे AlCl3 सबसे कम डालना पड़ेगा और उसमें NaCl सबसे ज्यादा डालना पड़ेगा. इसका ये मतलब है. ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लो. NaCl, MgSO4, K4FeCN6. अब की बार ले लेते हैं ब्लड. ब्लड एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, उसको कोएगुलेट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? किसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे कम होगी? पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन देखना है. Cl पे -1, SO4 पे -2, और ये FeCN6 है ना, इसके ऊपर टोटल चार्ज है -4. ये 4 यहाँ आ जाएगा. अब सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ है? यहाँ पर है, यानी इसकी जो कोएगुलेशन वैल्यू है वो सबसे कम है. लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव कौन सा है? यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. इफेक्टिवनेस पावर से पता चलेगी, और कितना कम लेना है कितना ज्यादा लेना है वो कोएगुलेशन वैल्यू बताएगी. आ गया समझ में? हाँ जी. इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा इसमें से वो है एक और टर्म, मैं आपको बता देती हूँ, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जिसको जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं. ये टर्म बेटा पेप्टाइजेशन से रिलेटेड है, पेप्टाइजेशन से रिलेटेड. ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर. ये जो फिक्स्ड और डिफ्यूज लेयर है ना, इसको डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर के नाम से भी जाना जाता है. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल.
CMC, critical missile concentration, Kraft temperature, ये दोनों जो हैं ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स में आते हैं काम में, यानी the minimum concentration at which missile formation take place, the minimum temperature at which missile formation take place. Associated colloids like soap, detergent, etc. मिसल पड़ा हुआ है ना, जब मिसल बनते हैं ना, मिसल एक तरह के कोलॉइड होते हैं, वो तभी बनेंगे जब प्रॉपर कंसंट्रेशन होगी, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, और जैसे ही बन जाएंगे वैसे ही क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। जो भी आपको फैब्रिक क्लीन करना है, कोई कपड़ा वॉश करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए पहले मिसल बनने चाहिए। इस मिसल को एसोसिएटेड कोलॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। गोल्ड नंबर, व्हाट इज गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर एक्सप्लेन करता है दी व्हाट यू कैन से दैट प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द मिनिमम मास ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है, किसमें होना चाहिए मास? मिलीग्राम में, मिलीग्राम में, मिनिमम मास इन मिलीग्राम, विच must be added to 10 milliliter of standard red gold sol, so that no coagulation take place when 1 ml 10% NaCl is added. ठीक है, बात समझ में आई? 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल में 1 ml NaCl डालने से, 10% NaCl डालने से वो रेड से ब्लू हो जाएगा। उसको ब्लू होने से रोकने के लिए आपको जितना मिनिमम मास लायोफिलिक कोलॉइड का डालना पड़ेगा मिलीग्राम में, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। ठीक है, तो गोल्ड नंबर की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा होगी उसका प्रोटेक्टिव एक्शन उतना कम होगा। हायर वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, लेस इफेक्टिव इन प्रोटेक्शन। जैसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली दे दिया, जेलेटिन का गोल्ड नंबर है 0.01 और सपोज दे दिया गम का दे दिया 0.25, तो गोल्ड नंबर किसका ज्यादा है? गम का। तो यानी कि प्रोटेक्टिव पावर किसकी ज्यादा हुई? जेलेटिन की। जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा, वो उतना बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आता है। लास्ट इज एप्लीकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा फॉर्मेशन तैयार करने ये टॉपिक्स आपने, डायरेक्ट है ये तो। टैनिंग ऑफ लेदर, आर्टिफिशियल रेन, ये जो तीन है ना, इनमें आपको तीनों को तैयार करना है। मतलब इसमें थोड़ा डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि जो लेदर होता है वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है, ठीक है, और उसके अंदर जब टेनिन नाम का सब्सटेंस डालते हैं तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, दोनों आपस में मिलके कोएगुलेशन हो जाता है। डेल्टा फॉर्मेशन, जो रिवर वाटर होता है वो एक उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास जाते हैं यानी NaCl से मिलते हैं, जो वहां सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट कोएगुलेशन कर देता है और धीरे धीरे वो पार्टिकल सेटल होकर डेल्टा बना देते हैं।
आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड्स के ऊपर जो है सॉल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि रेनिंग जब हम चाहें तब हो जाए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। ओके, तो ये जो है इनकी थोड़ी सी आपको बुक में से, अपना बुक को रेफर करते हुए, एनसीईआरटी रेफर करो चाहे कोई और बुक रेफर करो, उनमें से आपको इनके जो है थोड़ी सी लैंग्वेज को लिखने का तरीका देखना पड़ेगा। ओके मैम, प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।